पहले तो ये बताइए, ये जो कहानी है कश्मीरी पंडित्स की एक्सोडस की कि उनको मार के भगाया गया उनके घर से, इज इट इवन ट्रू? देख रही हूँ उनको घर से निकाला जा रहा है, औरतों को रेप किया जा रहा है, वो लोग छुप रहे हैं अंदर जाके, तो इस कश्मीर फाइल्स ट्रू? People don't abandon their homes unless their home is the mouth of a shark. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आ गई हूँ आपको सैटरडे संडे को अच्छी अच्छी बातें बताने, और आज भी हम एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं जिसके ऊपर बहुत ही विवाद, कंट्रोवर्सीज भी रही हैं। हम कभी इसको मानते हैं सच, कभी हम इसको नहीं मानते हैं, बट एनीवे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कश्मीर एंड कश्मीरी पंडित्स टुडे। सो पहले तो हम अपने गेस्ट को वेलकम करते हैं। हमारे गेस्ट, ही इज हिमसेल्फ फ्रॉम कश्मीर। इनका नाम है इज़्ज़त आमीन मुघल, और जब भी मैं मुघल बोलती हूँ मुझे बहुत मज़ा आता है। मुझे ऐसा लगता है मैं किसी रॉयल इंसान के साथ बैठी हूँ, करेक्ट, कि मैं भी एक रॉयल की कंपनी एंजॉय कर रही हूँ। बट एनीवे लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले आई थिंक हमें कश्मीर की हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज लोगों को ऐसा लगता है कि कश्मीर की हिस्ट्री तो 50-60 साल की है, 1947 के बाद की या 1900s के बाद की, जबकि कश्मीरी हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है। तो आप थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में? स्टार्ट करते हैं पैलियोलिथिक एज से। पैलियोलिथिक एज बहुत पुरानी है, सबसे पुरानी है। Hi Harshita, thank you for introducing me. तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कश्मीर की हिस्ट्री शायद 1947 से स्टार्ट होती है, पर कश्मीर का काफ़ी लंबा इतिहास रहा है। एज यू मैंशनड पैलियोलिथिक टाइम, पैलियोलिथिक की बात आपने की। कश्मीर में पहलगाम में लिदर वैली जो एक पैलियोलिथिक साइट है। पहलगाम वही क्या जहाँ पे अभी लास्ट ईयर टेररिस्ट अटैक हुआ था? प्रिसाइसली। तो जैसे मैंने पैलियोलिथिक साइट्स का बोला, मेसोलिथिक साइट्स भी काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे। जैसे वहाँ पे माइक्रोलिथ्स पाई जाती है। माइक्रोलिथ्स लाइक छोटे छोटे स्टोन्स थे जिनको हम कैरेक्टराइज करते हैं, जिनको हम लिंक करते हैं मेसोलिथिक टाइम्स के साथ। या नियोलिथिक साइट्स पाई जाती है वहाँ, जैसे बुरज़ोहामा है, गुफक्राल है, जहाँ में पिट ड्वेलिंग्स देखने को मिलती है। काफ़ी यूनिक फीचर्स है। तो कहने की बात यह है कि इतिहास काफ़ी लंबा है, ये कोई 1947 से स्टार्ट हुआ नहीं। सबसे पहला रिलीजन टू एंटर कश्मीर वाज, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, इट्स नीदर हिंदुइज्म नॉर इस्लाम, इट्स बुद्धिज्म एक्चुअली। तो हाउ डिड बुद्धिज्म एक्चुअली एंटर कश्मीर? सी हर्षिता, एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि कश्मीर की काफ़ी लंबी हिस्ट्री रही है। इनफैक्ट बुद्धिज़्म की जो है ना 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में ही कंडक्ट हुई थी कनिष्का के टाइम पे। जैसे वहाँ पे महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म के डॉक्ट्रिन्स फिक्स हुए और फॉर्मली रिकग्नाइज किया गया महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म को। बुद्धिज्म के 2 ही सेक्ट्स होते हैं, हीनयान और महायान बुद्धिज्म, और उसका एक सेक्ट कश्मीर में ही रिकग्नाइज किया गया। तो आई थिंक दैट इज अ लॉट अबाउट इट। सो एज आई मेंशन्ड कि कनिष्का के टाइम पे ऐसा हुआ, तो कुशान एम्पायर के बाकी रूलर्स भी थे, जैसे हुश्का, जुस्का। जैसे हुश्का के नाम पे आज भी वहाँ पे हुश्कपोरा, जो आज के टाइम पे उश्कुरा के नाम से जाना जाता है, बारामुल्ला में वो जगह है। या जुस्का के नाम पे जुस्कपोरा, जो श्रीनगर में है, जुकुरा के नाम से आज के टाइम पे। या कनिष्का के नाम पे कानिस्पोरा बारामुल्ला में पाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि उस टाइम का इन्फ्लुएंस आज भी कश्मीर में पाया जाता है। के बाद बुद्धिज्म के बाद आई थिंक हमारे पास ग्रीक्स आए थे। वो भी थोड़ा सा, क्योंकि वो फॉरेनर थे, और उनसे रिलेटेड कैसे आया, क्या आया? सी अर्शिता, द थिंग इज कि जब अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ इंडिया पे, तो उसके बाद से ग्रीक्स का जो है ना इन्फ्लुएंस रहा है नॉर्थ वेस्ट साइड में। ग्रीक्स को कहा जाता था यावनाज, हैंडसम एंड गुड लुकिंग पीपल। तो अगर आप आज कश्मीर में देखोगे, आज भी जो हैंडसम एंड गुड लुकिंग होता है उसको याव कहा जाता है। तो कहने की बात यह है कि आज भी उस चीज़ का इन्फ्लुएंस है, लैंग्वेज में हम इस चीज़ को देखते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास हिंदुइज्म। तो हिंदुइज्म हमारे पास कश्मीर में कैसे आया, कैसे डेवलप हुआ, कैसे फैला? सी, हिंदुइज्म की काफ़ी लंबी हिस्ट्री रही है कश्मीर में। जैसे डिफरेंट डायनास्टीज आई है, कारकोटाज, उटपलाज, लोहराज। इनफैक्ट कारकोटा के काफ़ी फेमस किंग रहे ललितादित्य मुक्तपीड़ा, जिन्होंने मर्तान सन टेम्पल बनाया। या उत्तपला डायनास्टी के अवंती वर्मन, जिनके नाम पे एक टाउन है अवंतीपोरा वहाँ पे। या उनके एक इंजीनियर थे सुया, उन्होंने एक टाउन एस्टैब्लिश किया था सुयापुरा, जो आज के टाइम पे सोपोर के नाम से जाना जाता है।
तो कहने का मतलब ये है कि जो जगह है वहाँ पे है, उनमें भी इतिहास छुपा हुआ है। ये कोई ऐसे ही नहीं है कि किसी का नाम भी, अगर हम किसी नाम की गहराई में जाते हैं तो उसके पीछे एक लंबी हिस्ट्री रही होती है, वो चीज़ है। तो उसके बाद लोहराज थे एंड उसके बाद जो है ना मुस्लिम रूल स्टार्ट हुआ कश्मीर में। हाँ, तो अब हम बहुत इम्पोर्टेंट रिलीजन के बारे में बात करते हैं कश्मीर में, जो अभी भी मेजॉरिटी में है कश्मीर वैली में। तो इस्लाम कैसे आया, इस्लाम कैसे फैला? सी द थिंग इज कि जब हम पहली मुस्लिम डायनास्टी की बात करते हैं कश्मीर में, दैट वाज शाहमीर डायनास्टी। और उस टाइम पे ज़्यादा सूफिज़्म का इन्फ्लुएंस रहा था कश्मीर में, जो कि काफ़ी टॉलरेंट सेक्ट है, मतलब जो ह्यूमैनिटी को प्रायोरिटाइज करता है। अगर हम शाहमीर डायनास्टी की बात करें तो उनके एक काफ़ी फेमस रूलर रहे ज़ैनुल आबिदीन, जिनको लोकली बडशाह कहा जाता है। बडशाह मीन्स द ग्रेट किंग, क्योंकि वो काफ़ी टॉलरेंट थे और उनकी पॉलिसीज़ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होती थी, कोई बायस नहीं होता था। और आर्ट एंड कल्चर काफ़ी फ्लोरिश हुआ कश्मीर में उनके टाइम पे। इनफैक्ट उन्होंने आर्टिजन समरकंद से लाए और आज भी फेमस फॉर्म ऑफ आर्ट खत्मबंद कश्मीर में काफ़ी पॉपुलर है एंड ऑल क्रेडिट गोज टू ज़ैनुल आबिदीन बडशाह। तो उसके बाद हम देखते हैं कि चक डायनास्टी आई कश्मीर में। उनके टाइम पे एक फेमस रूलर रहे यूसुफ शाह चक, और उनकी और हब्बा खातून की लव स्टोरी काफ़ी फेमस है, पॉपुलर है कश्मीर में। जब अकबर ने यूसुफ शाह चक को कैप्चर किया था तो उनकी सेपरेशन में, उनकी याद में हब्बा खातून ने कुछ फेमस लाइंस बोली थी, which means which among my co-wives took you away from me, why have you started hating me? मतलब कि इस बात में काफ़ी पेन है कि तुम्हें कौन ले गया मुझसे दूर, कि तुम वापस ही नहीं आ रहे हो। क्योंकि नॉर्मली बादशाह जाता है, अपनी जंग लड़के वापस आ जाता है। तो कहने की बात है कि अकबर ने उनको कैप्चर कर लिया था। फिर उसके बाद अकबर ने कश्मीर कैप्चर किया। तो गौर करने वाली बात है कि कश्मीर में पहला स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट वहाँ पे रिकॉर्ड किया गया उस टाइम पे। और मुगल्स के बाद अफगान्स आए, दुरानी एम्पायर, दे वर वेरी रुथलेस। तो उनके टाइम पे काफ़ी एनार्की रही कश्मीर में। उसके बाद सिख रूल आया, सिख रूल के बाद डोगराज आए और डोगराज ने एजुकेशन प्रायोरिटाइज़ की, जैसे एसपी कॉलेज बना उस टाइम पे, अमर सिंह कॉलेज बना। इनफैक्ट आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम अमर सिंह कॉलेज। तो ऐसी चीज़ें हुई उनके टाइम पे और उसके बाद 1947 वाली हिस्ट्री स्टार्ट होती है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सेंसेशनल क्वेश्चन हम इसको बोल सकते हैं, बिकॉज ये एक सेंसेशनल क्वेश्चन के ऊपर ही बेस्ड है। सेंसेशनल बोलूँ या कॉन्ट्रोवर्शियल वुड बी द बेटर वर्ड यहाँ पे। तो कॉन्ट्रोवर्सी ये है बेसिकली, काफ़ी लोग बोलते हैं कि दिस एक्सोडस इज़ नॉट ट्रू, काफ़ी लोग बोलते हैं हाँ एक्सोडस तो सच है, काफ़ी लोग बोलते हैं कि नहीं बीच की बात है। तो हमें आप पहले तो ये बताइए, ये जो कहानी है कश्मीरी पंडित्स की एक्सोडस की, कि उनको मार के भगाया गया उनके घर से, इज इट इवन ट्रू? सी हर्षिता, एक ब्रिटिश पोइट कहता है कि पीपल डोंट अबैंडन देयर होम्स अनलेस देयर होम इज द माउथ ऑफ अ शार्क। कोई अपना घर क्यों ही छोड़ेगा? आप मुझे बताओ कि प्रॉपर्टी वर्थ करोड़ लैक्स, अगर उनको छोड़ के ही जाना होता तो वो एसेट्स ट्रांसफ़र करते, प्रॉपर्टी बेच के चले जाते। ऐसा नहीं है कि लाइक वो खुद चले गए। इट्स अ डॉक्यूमेंटेड फैक्ट। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि आई वॉज रिसेंटली ट्रैवलिंग इन दिल्ली मेट्रो, तो आई मेट एन ओल्ड लेडी देयर। शी वॉज आई थिंक 80+, आई कुड गेस। तो she was still holding the keys of her house. कश्मीर वाले घर की चाबियां। Exactly. जो कि उनको पता भी नहीं है कि उनका घर वहाँ पे एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, लेकिन फिर भी उनके पास वो चाबी अभी भी संभाल के। तो that melted my heart. And उनके साथ बात करके कुछ अपनापन फील हो गया तब। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दिस इज गोइंग टू बी सेंसेशनल, क्योंकि इस मूवी को सेंसेशनलाइजिंग मूवी बोला गया है। कॉन्ट्रोवर्शियल तो बोला ही गया है ऑफ कोर्स, पर सेंसेशनल की इसमें झूठ दिखाया गया है, इसमें बहुत गलत चीज़ें दिखाई गई हैं, इसमें हेट्रेड बढ़ाई गई है। इस मूवी का एम ये था, ये ऐसा क्लेम करते हैं लोग। तो मैं भी ये जानना चाहती हूँ, बिकॉज जब मैंने ये मूवी पहली बार देखी थी मेरे गूज़बम्स आ गए थे। बिकॉज क्या हो रहा है यार, मेरे सामने मैं ये देख रही हूँ उनको घर से निकाला जा रहा है, औरतों को रेप किया जा रहा है, वो लोग छुप रहे हैं अंदर जाके। तो इस कश्मीर फाइल्स ट्रू? See Harshita, the exodus of Kashmiri Pandits is a documented fact, as I said earlier. Some scenes of the movie may be intense, but आप बिल्कुल ही नकार नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं हुआ था। The thing is,
उनके साथ बुरा हुआ, एंड ऑनेस्टी ये होगी कि वी शुड एक्सेप्ट कि हाँ ऐसा हुआ था, दे हैड टू फ्ली देयर होम्स। और मैं एक चीज़ कहूँगा कि कश्मीर की हिस्ट्री में अगर सबसे बुरा दिन कोई रहा है ना, वो वही था जिस दिन कश्मीरी पंडित्स हमें छोड़ के चले गए थे। Next question is a very crucial one, very important in the sense that we need to understand that in order to solve the problem of Kashmir. So how do people get indoctrinated exactly? मतलब लोगों के दिमाग में ये सब कैसे आता है, ये सारे आइडियाज, इतना वायलेंस? See, Harshita, I'll tell you one thing. Kashmiri children are very inquisitive. They ask many profound questions like why is the sky blue, why is the grass green. लेकिन जो elders होते हैं ना, वो ये कह के चुप कराते हैं कि ये कुदरत का निज़ाम ऐसे ही है, वो है ये। तो उससे क्या होता है कि उनके अंदर की क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है। जब क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है तो साइंटिफिक टेम्पर खत्म हो जाता है, फिर वो ऐसे ऊट पटांग बातों पे विश्वास करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर ईजी हो जाता है उनको उनके दिमाग में कुछ भी भर देना, क्योंकि इंसान के ब्रेन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो क्रिटिकल थिंकिंग में हेल्प करता है। जब आपने उसी पे अटैक करके उसी को ख़त्म कर दिया, फिर आपके लिए वो बस एक ईजी प्रे है। आप उसको जैसे मोल्ड करना चाहो वो वैसे ही हो जाएगा। तो थिंग इज़ कि जो बच्चा बचपन में होता है ना, उसको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि मैं गौरव के साथ खेल रहा हूँ या अहमद के साथ खेल रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद एल्डर्स ये कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, ये सब चीज़ें माइंड में डाल देते हैं, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली दरार आ ही जाती है। अदरवाइज जब आप बच्चों को देखोगे ना, वो एक साथ खेल रहे होते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको कि कोई मेरे साथ मेरा फ्रेंड हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। So is it my next question is going to be a very curious one. I got very curious seeing you speak so openly about it. I mean, what is it that motivates you to speak so freely about it? जी हर्षिता, डॉक्टर अंबेडकर की एक फेमस लाइन है कि एजुकेशन इज द मिल्क ऑफ टाइग्रेस, whoever drinks it cannot stay without roaring. तो बोलना तो पड़ता है जो सच है। कोई ऐसा नहीं है कि मतलब हम डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स बोल रहे हैं, वही है जो बुक्स में है, वही है जो हिस्ट्री में लिखा हुआ है। दैट इज द थिंग। Do you have any Kashmiri Pandit friends? Many friends. दिल्ली में भी है, कश्मीर में भी है, एंड इनफैक्ट जब हम मिलते हैं, जब कभी ये बात छिड़ जाती है तो दे स्टार्ट क्राइंग, और मतलब वो बुरा लगता है वो चीज़ें सुनना। फिर मैं बात को टाल के कुछ और टॉपिक छेड़ देता हूँ, तो फिर सो दैट कि मैं उनको कहूँ कि देयर लाइज अ फ्यूचर अहेड, लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दोस थिंग्स। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुझे, और मैंने ये इंस्टा के कमेंट सेक्शंस में पढ़ा है, यूट्यूब के कमेंट सेक्शंस में पढ़ा है, जो प्रोपेगेंडा वगैरह वाली मूवीज जिनको लोग बोलते हैं उनके कमेंट सेक्शन में पढ़ा है, हर जगह ये चीज़ मैंने सुनी है कि ये सब कश्मीरी पंडित्स के साथ इसलिए भी किया था कश्मीरी मुस्लिम्स ने, बिकॉज उनको बहुत गुस्सा आ रहा था, बिकॉज कश्मीरी पंडित सारे रिसोर्सेज ले रहे थे, सारी जितनी भी टॉप की गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो सब ले रहे थे, और उनके पास ही ज़्यादा पैसा भी था, वो ही बहुत ज़्यादा पैसे वाले भी थे। तो आई थिंक इसलिए भी किया था उन्होंने, ऐसा मैंने सुना। सी हर्षिता, ये एक मिसकंसेप्शन है कि वो एक वेल्दी एलीट क्लास था। दे वर लिविंग मॉडेस्ट लाइफ। उनके पास अपने ऑर्चर्ड्स थे, एप्पल ऑर्चर्ड्स हैं या वॉलनट ट्रीज होते थे उनके अपने। ऐसा नहीं है कि मतलब उन्होंने किसी जॉब पे कब्जा कर लिया था या ऐसा कुछ है। मेरिट बेस्ड चीज़ें होती थी, जैसे फॉर एग्जांपल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो इफ़ यू क्वालिफाई प्री मेंस इंटरव्यू ओनली देन यू विल बी सिलेक्टेड। वैसे ही होता है, जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे, जब आप पढ़े लिखे होंगे तभी तो जॉब देंगे ना। ऐसे ही मतलब किसी को भी कैसे गवर्नमेंट जॉब दे देगी। को लगता है कि ये रादर देन रिसोर्सेज, ये कॉमन मुस्लिम मासेस के दिमाग में रेडिकलाइज किया गया, उनको ऐसे दिमाग में उनके भरा गया, डिवाइड एंड रूल किया गया उनके साथ कि ये आपका ऐसा कर रहे हैं तो इनको हटाना पड़ेगा आपको। See, I also believe that someone was silently pulling the strings, क्योंकि मुस्लिम्स और हिंदूज काफ़ी पीसफुली रह रहे थे, को एग्जिस्टेंस में रह रहे थे। तो जब तक किसी और को इस चीज़ से फ़ायदा नहीं था, उसने दरार डाल दी और अनफॉर्चुनेटली वो कामयाब हो गया। हाउ अनफॉर्चुनेट। बट व्हाट आई मेनली वांट टू नो इज गवर्नमेंट का क्या रोल था इसमें? सी हर्षिता, जे.एन.के गवर्नमेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज गोइंग थ्रू पॉलिटिकल केओस। जो चीफ मिनिस्टर थे फारूक अब्दुल्ला, ही वाज हेडिंग द एनसी कांग्रेस अलायंस। ही कुडंट डू मच, कि क्या ही कर सकते थे वो, या फिर गवर्नर जगमोहन थे। चीफ मिनिस्टर रिजाइंड लेटर ऑन। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्स लेटर ऑन आया,
बट इट वॉज लिटिल टू लेट, द डैमेज वॉज ऑलरेडी डन, वो लोग छोड़ के चले गए थे। हम बात कर रहे थे कि फ्यूचर इज व्हाट मैटर्स, बिकॉज पास्ट का हम कुछ कर नहीं सकते, हम प्रेजेंट में रह सकते हैं, प्रेजेंट को जी के फ्यूचर अच्छा कर सकते हैं। सो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड? सी अर्चिता, जो पंडित कम्युनिटी है ना, दे डोंट वांट एनी रिवेंज, वो कोई बदला नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर वो बदला चाहते तो उन्होंने भी गन्स उठाए होते। द थिंग इज दे वांट द ऑनेस्ट रिकग्निशन ऑफ पास्ट, दे डोंट वांट हिस्ट्री टू बी प्रेजेंटेड इन अ डिस्टॉर्टेड फॉर्म। जो है बस वही कहा जाए, क्योंकि अगर कोई हिस्ट्री को डिस्टॉर्टेड फॉर्म में बोलता है ना, तो आप कहीं ना कहीं उनके जख्मों पे सॉल्ट डाल रहे हो उस चीज से। दैट इज इट, दैट्स व्हाट दे वांट। और फ्यूचर अहेड ये हो सकता है कि गवर्नमेंट शुड इंश्योर देयर सेफ्टी, और जिन्होंने उनके लैंड्स ग्रैब किए हैं, दे शुड कम फॉरवर्ड, दे शुड शो ऑनेस्टी, और उनको अपनी लैंड वापस देनी चाहिए। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द सेफ्टी ऑफ पंडित्स। ट्रू, दैट वॉज अ वेरी इंसाइटफुल पॉडकास्ट। मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। एंड आई मीन येस, इट्स अ वेरी सैड एपिसोड, क्योंकि हमने आज वायलेंस की बात की कम्युनिटी के अगेंस्ट, किसी के भी अगेंस्ट हो, वायलेंस इज वायलेंस, इट्स वेरी बैड। So I mean, yes, on that note, we'll end this. And thank you so much for tuning in. Thank you, sir, for joining us. So yeah, I'll see you later. Bye.